जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि हम सिर्फ दो खबरें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें कम और अलमियत ज़्यादा हैं। और आपसे सिर्फ ये बात करनी है कि हम इन अलमियों से अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं। जो पहला अलमिया है वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब है, जिन्हें जजिस के इशू के ऊपर एक बाकायदा जो हमारा कमीशन बन रहा है उसका सरबराह बनाया गया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया, ये एक अलमिया है जिस पे हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ चाइनीज़ इंजीनियर्स ने दो डैमों पे जिन पे वो काम कर रहे थे उन पे उन्होंने काम बंद कर दिया। एक दासू डैम है, दूसरा द्यामर भाषा डैम है। ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, हम इस पर भी इसी व्लॉग के अंदर बात करेंगे। हम सबसे पहले तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तरफ जाते हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ किस्म के जज हैं। और जब ये जज थे तो उस वक्त भी सारी पार्टीज़ को इनके ऊपर इत्तफाक होता था, लोग इनका बेतहाशा एहतराम करते थे। जब ये वकील थे तो उस वक्त भी इनका एहतराम था, और फिर जब ये हाई कोर्ट के जज बने उस वक्त भी एहतराम जारी रहा। और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और यहाँ पे ये जज की हैसियत से काम करते रहे, फिर एलिवेट होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो उस वक्त भी किसी को इनके ऊपर एतराज़ नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब के ये बहुत करीब समझे जाते थे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब वगैरह और आसिफ अली ज़रदारी साहब, बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं तमाम, उन सब के ये करीब समझे जाते थे और ये सब का एहतराम करते थे। जजिस के अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा एहतराम था। लेकिन कल जब हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें जजिस कमीशन का जब सरबराह अनाउंस किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि हमें ये कबूल नहीं है। और ये क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे, उस तरफ इनका टिल्ट रहा है, तो इसलिए जानबूझ के इनको इलेक्ट या सेलेक्ट किया गया ताकि ये इस सारे इशू को अंडर कारपेट कर दें, उसके ऊपर गर्द डाल दें। तो ये एतराज़ात तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के आप किसी भी टॉप के ओहदेदार को ले लें और उसके ऊपर एतराज़ किया जाता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, इमरान खान साहब उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं, और बहुत सारी बाकी सियासी जमातें भी उन्हें सदर मानते हुए उनको बड़ी तकलीफ होती है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं और वो आपके सामने, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट भी उनको प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खत लिखा है उसमें एक लफ्ज़ भी उन्होंने मुबारकबाद का नहीं लिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको बतौर प्राइम मिनिस्टर आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के तल्लुकात आपके दौर में बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते और बाहर भी लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर तस्लीम नहीं कर रहे। आप इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशनर को ले लीजिए। चीफ इलेक्शन कमीशनर को पाकिस्तान की 80% जो सियासी जमातें वो उन्हें तस्लीम नहीं करती, और अगर तस्लीम करें तो ये जो इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर खासे सवालिया निशान है और सब लोगों ने उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया है, तो उनको तस्लीम नहीं किया जाता। आईजी आप कोई भी लगा देंगे, पंजाब के अंदर लगा देंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में लगा देंगे, आप सिंध में लगा देंगे, आप बलोचिस्तान में लगा देंगे, उनको कबूल नहीं किया जाएगा, लोग उन्हें आईजी तस्लीम नहीं करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त जनरल आसम मनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इमरान खान साहब उनको नहीं मानते और वो बात करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको तस्लीम नहीं करती। सेम इसी तरह DGISI को देख लें आप, उनके ऊपर, फिर DGC को देख लें, उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। साथ साथ आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देख लें, उनकी जो ज़ात है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उनको तस्लीम नहीं किया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, 7 जजेस उनके नीचे हैं, 7 के 7 जजेस ने उन्हें चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर दिया। आप क्रिकेट टीम को देख लें, उसके कप्तान को तस्लीम नहीं किया जाता। किसी को भी कप्तान लगा देंगे उसके ऊपर एतराज़ आना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान का अलमिया यह है कि यहाँ पे किसी को भी माना नहीं जाता, और इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? किसी भी स्टेट के डिफ़ॉल्ट करने के, उसके ख़त्म होने के, उसके पीछे हटने के, इससे बड़े क्या टेस्ट हो सकते हैं कि लोग बड़े बड़े ओहदेदारों को तस्लीम ना करें। आप किसी शख्स को गवर्नर लगा दें, आप किसी को कोई तमगा दे दें, आप किसी को कोई अवार्ड दे दें, आप किसी की किसी जगह पे नामजदगी कर दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे जी ये बंदा गलत है और आपने गलत इंतखाब किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर फिर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें, जिसके ऊपर लोग यकीन कर सकें, या जिसे अक्रॉस द बोर्ड तस्लीम कर लिया जाए। तो इससे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की क्या हो सकती है? मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि एक
कमिश्नर थे जिनका नाम शकील दुरानी है। ये बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने, फिर उसके बाद ये चेयरमैन भी बने 2-3 बड़े इदारों के। बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट थे। 1971 में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की थी और उसके बाद फिर ये रिटायर हो गए। तो इनका एक वाकया मैंने किसी जगह पढ़ा था कि शायद ये मलाकंड के अंदर कमिश्नर थे, तो उस वक्त वहाँ पर जल्जला आ गया था। जब जल्जला आया तो फौरी तौर पे अब्दुस्तार ईदी साहब का इनका फ़ोन आया और ईदी साहब ने कहा कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, मैं वो भिजवा रहा हूँ ताकि वो रेस्क्यू कर सके लोगों को। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे जो मुतासरीन हैं उनके लिए परचेजिंग करें, जो जो उनको ज़रूरत है आप उनके लिए चीज़ें ख़रीदें, बिल हमें भिजवा दें, पैसे हम आपको भेजेंगे। और थर्डली उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई शुरू करें, हम अपने वर्कर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उस पर शकील दुरानी साहब ने उनको फ़ोन करके पूछा कि ये बताएं कि ये जो परचेजिंग है उसकी लिमिट क्या होगी, और क्या आप कोई ऐसा शख्स, बाएतबार शख्स जो आपका हो, तो वो हमारे साथ लिंक कर दें जो आके परचेजिंग वगैरह कर सके और हमारे साथ वो कॉपरेट कर सके और हम उसके साथ कॉपरेट कर सके। तो अब्दुस्तार ईदी साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि आप उतनी परचेजिंग करें जितनी लोगों को ज़रूरत है, यानी जहां लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए वहां तक आप परचेजिंग कर सकते हैं। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब, अगर मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं किस पे ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि कमिश्नर उस पूरी डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर होता है और उससे ब्यूरोक्रेसी चलानी होती है। अगर मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर उस पूरी डिवीजन में मैं किस शख्स के ऊपर ट्रस्ट करूंगा। ये देखें कितना बड़ा वाकया है और कितनी दिलचस्प किस्म की उसकी तशरीह है कि जब एक शख्स बैठा हुआ है और ओहदे पे बैठा हुआ है, स्टेट ने बिठाया, अल्लाह ताला ने बिठाया, किसी अवामी मैंडेट के साथ वो बैठा हुआ है, तो जब वो बैठा हुआ है तो क्या उसके बाद उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए? अब अगर एक जज के सामने आप पेश हो रहे हैं लेकिन आपको अगर उसकी ज़ात पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो इंसाफ आपको कैसे फराहम कर सकेगा? अगर किसी जगह को वारदात होगी तो हम क्या करेंगे? हम इमीडिएटली पुलिस से रब्ता करेंगे। लेकिन अब अगर हमें पुलिस पे ही नहीं एतबार होगा तो हम फिर पुलिस से कैसे मदद मांग सकेंगे? जैसे आप घर पहुंचते हैं और अपनी माँ की गोद में सर रख देते हैं जितनी भी तकलीफ़ें हों, और उसके बाद माँ आपके सर पे हाथ फेरती है तो आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, या आप किसी मुश्किल में भी अपने वालिद की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बाप पे एतबार नहीं होगा या आपको अपनी माँ पे एतबार नहीं होगा तो फिर आपको रिलीफ कैसे मिलेगा? कैसे आप दुख में उन दोनों के पास जाएंगे और वो आपके सर पे हाथ रखेंगे और उसके बाद आपकी तकलीफें खत्म होंगी? तो ट्रस्ट जो होता है वो सोसाइटी की जान होती है, वो एक ऐसा ग्लू होता है जो पूरी सोसाइटी को जोड़ कर रखता है। लेकिन अगर हमें किसी ओहदेदार पे, किसी शख्स पे, किसी की ज़ात पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर मुल्क कैसे चल सकेगा? और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। हम किसी के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जब तक इस कमीशन के सरबराह नहीं बने थे उस वक्त ये नॉन कंट्रोवर्शियल थे, सब लोग इन्हें पसंद करते थे। बल्कि इमरान खान साहब से भी पूछा जाए तो इमरान खान साहब भी माजी में इनके ऊपर हाथ रखते रहे हैं और ये उनके महबूब रहे हैं इमरान खान साहब के। लेकिन क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट कर दिया इनको, तो उसके साथ ही इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। अब अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई रिटायर्ड जज ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर सब लोगों को ट्रस्ट हो तो फिर ये मामलात कैसे चलेंगे? फिर कमीशन कैसे बनेंगे? फिर कमीशन तहकीकात कैसे करेंगे? फिर उनकी जो रिपोर्ट है वो कैसे बनेगी? फिर उस रिपोर्ट के ऊपर यकीन या अमल दरामद कैसे हो सकेगा? जब आप किसी की ज़ात पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर माशरा कैसे चल सकता है? आप इसी तरह अगर ये जो इस वक्त मौजूदा जजेस हैं, आप इनमें से भी अगर कोई कमीशन बना देते तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ने, आधी से ज़्यादा सियासी जमातों ने उसको नहीं मानना था। तो जब आप किसी को बाइज़्ज़त मानते ही नहीं है, किसी को गैर जानबदार आप मानते ही नहीं है, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मुल्क कैसे चल सकता है? तो मेरा ख्याल है सबसे पहला जो मरहला है किसी भी सोसाइटी को चलाने का वो ट्रस्ट है। तो कम से कम हमें जो बड़े ओहदे हैं उनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी ज़ात के ऊपर तो ट्रस्ट करना चाहिए। हमें अगर ब्यूरोक्रेसी पर ट्रस्ट नहीं है, हमें अगर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमें अगर जुडिशरी पर ट्रस्ट नहीं है, हमें अपने बिजनेसमैनों पे ट्रस्ट नहीं है, हमें अपनी क्रिकेट टीम पे ट्रस्ट नहीं है, हमें अवाम पे ट्रस्ट नहीं है, अवाम को अपने लीडर्स पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर मुल्क कैसे चल सकता है? तो ये एक अलमिया है और इस अलमिया के ऊपर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को बाइज़्ज़त समझते नहीं है, किसी शख्स को इस काबिल ही नहीं समझते कि आप उसके ऊपर एतमाद कर सकें। तो जब आप किसी के ऊपर एतमाद ही नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चल सकेगा? या तो फिर एक फ़हरिस्त तैयार कर ली जाए पाकिस्तान के अंदर, 400-500 लोगों की फ़हरिस्त हो जिनके ऊपर सबको इत्तफाक हो, जिसके ऊपर सब ट्रस्ट करने के लिए तैयार हों कि ये वो लोग हैं जो हर किस्म के शक से बालातर है और हम इन्हें तस्लीम करते हैं। और अगर आप एक ऐसी लिस्ट तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इन लोगों को जहां चाहें आप तैनात कर दें। लेकिन अगर आपको पूरे मुल्क में एक भी शख्स नहीं मिलता इस जुडिशरी में से या इस जुडिशरी के जो एक्स
जो कैडर है, यानी वो लोग जो रिटायर हुए हैं, उनमें से अगर आपको किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर मामला कैसे चलेगा। दूसरी खबर इससे भी बड़ा अलमिया, वो अलमिया ये है कि चीनी जो इंजीनियर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, कुछ कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ हैं, वो डैम बना रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डैम बनाने की टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली किसी कंपनी के पास नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्या मुल्क है कि हमने आज तक कोई ऐसी कंपनी डेवलप नहीं की, हमने कोई ऐसी फर्म डेवलप नहीं की, हमने कोई ऐसे लोग डेवलप नहीं किए जो डैम्स ही बना सकें या डैम चला ही सकें या डैम रिपेयर ही कर सकें। तो बहरहाल हम मजबूर हैं कि हम बाहर से लोगों को लेके आएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मंगला डैम जो था अमेरिकन से बनाया था, अमेरिकन की 2 कंपनीज थे और उन्होंने आके पाकिस्तान के अंदर तिरबेला डैम भी बनाया था और फिर उन्होंने मंगला डैम भी बनाया था। काश हम अगर उस वक्त समझदार होते तो हम अपनी कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को उनके साथ नथी कर देते और फिर उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर से कुछ डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते जो कम से कम डैम बनाने की टेक्नोलॉजी उनसे सीख सकते। तो आज पाकिस्तान के अंदर डैम बनाने वाले इंजीनियर्स हज़ारों की तादाद में होते और हम कम से कम अपने लिए डैम्स ही तख्लीक कर सकते। बहरहाल हमारा अलमिया है, हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर से इंजीनियर्स लाने पड़ते हैं, बाहर से कंपनीज लानी पड़ती है जो पाकिस्तान के अंदर डैम्स क्रिएट कर सके। तो इस वक्त 2 बड़े डैम, दासू डैम बन रहा है और दयाम्बर भाषा डैम बन रहा है। इन दोनों डैम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइनीज़ कंपनीज के पास है। ज़ाहिर है उनके लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। चंद दिन पहले जो एक उनकी टीम थी वो इस्लामाबाद से जा रही थी और शांगला के करीब उसके ऊपर खुदकुश हमला हो गया जिसमें 6 इंजीनियर्स उनके जाम बहक हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद चाइनीज़ कंपनी ने इन दोनों डैम्स के ऊपर काम करना बंद कर दिया और उन्होंने रियासत पाकिस्तान से कहा है कि जब तक हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती और ये इंश्योर नहीं किया जाता कि हमारी जानें और हमारी इज़्ज़त यहाँ पे महफूज है, हम उस वक्त तक काम नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान उनके लिए एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने समझदार लोग हैं कि हम उन लोगों को भी निशाना बना देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर डैम बना रहे हैं और उस डैम का फ़ायदा किसको होगा? उस डैम का फ़ायदा आम आदमी को होगा, आम लोगों को होगा। मसलन अगर फ़र्ज़ करें दासू और दयाम्बर भाषा के अंदर डैम बन रहे हैं तो कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है और जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है वो कौन लोग हैं? वो उसी इलाके के लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो हम नहीं चाहते कि उन पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो। फिर कल को जब ये डैम बन जाएंगे तो किसको फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। एक तो हमें बिजली मिलेगी और सस्ती बिजली होगी और दूसरा हमारे वाटर रिजर्वाइज जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, हमारे पास पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा हो सकेगा और थर्डली जो वाटर टेबल है वो ज़रा बुलंद होगा और डैम की वजह से, और कितनी ज़मीनें ज़रखेज़ होंगी और फिर उसके बाद जब हम इस पानी को रिलीज़ करेंगे और उसमें से नहरें निकालेंगे, खालें निकालेंगे और वो जब ज़मीनों को सैराब करेंगे तो कितनी ज़्यादा कल्टिवेशन पाकिस्तान के अंदर होगी। यानी इसके अंदर 100% पाकिस्तान का फ़ायदा है और उन लोगों का फ़ायदा है जिन लोगों के दाएँ बाएँ ये डैम बन रहे हैं। लेकिन वही लोग इन डैम्स को मुकम्मल नहीं देखना चाहते, वही इसके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, वही लोग हैं जो बाहर की फोर्सेस के साथ मिलकर उन चाइनीज़ को निशाना बना रहे हैं। और सिर्फ ये यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि आप ये जान के हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर की कंपनियाँ या पाकिस्तानी कंपनियाँ, पाकिस्तान की अपनी कंपनियाँ जो ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर रही हैं, उनकी हिफाजत के लिए 2 डिवीज़न फौज लगी हुई है। यानी जब तक अफवाज पाकिस्तान उनकी मदद ना करे वो लोग मूव नहीं करते और उनको कॉन्वाय में, फ़ौज के कॉन्वाय में आगे भी फ़ौज पीछे भी फ़ौज और उसमें गाड़ियों में बिठा के, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बिठा के उनको एक साइड से दूसरी साइड और एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। यानी आप जो ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले जाते हैं या बलूचिस्तान के अंदर चले जाते हैं तो जहाँ जहाँ से गैस निकल रही है, जहाँ जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है, वहाँ वहाँ अफवाज पाकिस्तान के दस्ते वहाँ पे इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। और ये गैस किसको फ़ायदा देगी? वो पाकिस्तान को फ़ायदा देगी। गुज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर गैस ख़त्म होगी। इस वक्त किसी भी घर के अंदर जो गैस का कनेक्शन है वो नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा कि पीछे गैस ही नहीं है और अब पूरे पाकिस्तान को सिलेंडरों पे शिफ्ट करना पाकिस्तान की मजबूरी बन गई और मैक्सिमम जो हमारी गैस है अब बाहर से आ रही है, या वो कतर से आती है या फिर ईरान से आती है, किसी और मुल्क से हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके हम अपने चूल्हे जला रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं और लिहाजा हमें गैस चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर गैस वाफर मिकदार में मौजूद है, सिर्फ हमने एक्सप्लोर करनी है, एक्सप्लोर करके उसको जो मेन लाइन है उसके साथ कनेक्ट करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, पाकिस्तानी कौम में गैस एक्सप्लोर करने की इजाज़त नहीं दे रही। सेम इस तरह पेट्रोल है। पेट्रोल देखें कितना हम इंपोर्ट करते हैं और अगर ये पेट्रोल की इंपोर्ट बंद हो जाए, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए, जो हमारा मेजर बिल है इंपोर्ट का वो पेट्रोल पे मबनी है। यानी पेट्रोल जो है वो बाहर से आता है तो पाकिस्तान चलता है और उसी में हमारा ज़र मुबादला ज़ाया हो जाता है। 33% हमारा ज़र मुबादला पेट्रोल की इंपोर्ट के ऊपर खर्च होता है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल भी वाफर मिकदार में इतना है कि जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उसे भी कोई एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा।
जहाँ पे कोई वेल बनाने की कोशिश की जाती है तो लोकल्स आ जाते हैं, वो बंदूकें तान लेते हैं, वो दस्ती बम ले आते हैं, वो ग्रेनेड लेके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो फिर किसी को काम नहीं करने देते। अगर ये हो जाए तो उसके बाद बाहर से कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं, वो फोर्सेस जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और हमारे लोगों के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। जब हमले शुरू हो जाते हैं तो साइट्स बंद हो जाती हैं। यानी हम 75 बरसों के अंदर ये कायल नहीं कर सके कौम को इस नुक्ते पे कि हम पेट्रोल हमारी मजबूरी है और हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल इस मुल्क से निकालना है। हम उन्हें यह भी कन्विंस नहीं कर सके कि गैस भी हमारी ज़रूरत है, बल्कि आपकी ज़रूरत है और गैस निकालेंगे तो आपके चूल्हे जलेंगे, वरना 25 करोड़ आबादी जो है वो चूल्हे नहीं जला सकेगी, वो भूखी मर जाएगी। और फिर हम उनको इसके लिए कायल नहीं कर सके कि ये लोग आपके अपने लोग हैं और ये आपकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, खुदा ने काम करने दें। और सेम इसी तरह जब बाहर से कोई लोग आते हैं पाकिस्तान की मदद करने के लिए या पाकिस्तान के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए, तो हम उन लोगों की मदद करते हैं जो इन सब के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और इस वजह से उनके ऊपर अटैक होते हैं और वो जहाँ भाग हो जाते हैं। जब वो मरते हैं तो उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। तो पाकिस्तान का अलमिया देखिए कि हम इंजीनियर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम डॉक्टर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं और साथ साथ हम पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्सियत ऐसी नहीं डेवलप कर पा रहे कि जिस पे सबको इक्तफा हो, जिस पे सब लोग यकीन कर लें। तो इतनी बेयकीनी के साथ और इस कदर नालायकी के साथ और इस कदर स्टूपिड किस्म के रवैयों के साथ क्या हम पाकिस्तान को चला सकें? तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी कौम को सबसे पहले ये कायल करना ज़रूरी है कि कम से कम डेवलपमेंट के साथ तो आप कंसेंसस कर लें, कम से कम आप डेवलपमेंट को तो मान लें, कम से कम आप इस फोर्स को तो तस्लीम कर लें कि ये होगी तो पाकिस्तान चलेगा। तो जब तक हम लोगों को इसके लिए भी कायल नहीं कर पाते, उस वक्त तक ये कौम कैसे चल सकेगी? और खुदारा जो हमारे ओहदेदार हैं, कम से कम उनके ऊपर तो यकीन कर लें। और अगर आपको उनके ऊपर भी यकीन नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क को अल्लाह हाफ़िज़ ही कह देना चाहिए।